नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम वसीयत या विल के बारे में जानकारी देंगे। वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने न रहने पर अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है। अगर आप अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपको एक वसीयत बनानी होगी। अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकारी कानूनों के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है और जिससे संपत्ति गलत हाथों में पड़ सकती है या कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें बाहर रखा जा सकता है। संपत्ति किसे देना है, इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए वसीयत करना सही होता है। अगर कोई वसीयत को छोड़े बिना दुनिया से गुजर जाता है तो जीवित रिश्तेदारों के सामने भयावह समस्या हो सकती है। यह अनावश्यक चिंता और तनाव की वजह बनता है। पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी हो सकती है। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखित वसीयत वारिसों के बीच किसी भी टकराव से बचाने में मदद करती है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी इसी विषय पर हमारे साथ साझा करेंगे। इसको लेकर कई तरीके की बातें। तो परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो परमानंद जी, वसीयत से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की आपको जानकारी देंगे। अगर आपका वसीयत से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। वसीयत से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परमानंद जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि वसीयत क्या है। देखिए, वसीयत क्या है इसके बारे में आपने वक्ता जी बहुत विस्तार से बताया जी कि किसी के न रहने पर उसकी संपत्ति का वितरण कैसे होगा, ये वसीयत के माध्यम से तय किया जाता है। वसीयत जो लिखता है, जो एग्जीक्यूट करने वाला होता है, वो जो ये टेस्टामेंट बनाता है, उसका काम ये होता है कि वो देखे कि हमारे लोग कितने लोगों को इसका संपत्ति का लाभ पहुंचना चाहिए। एक चीज और भी बता दें कि वसीयत लिखने का रिवाज बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है। पहले रिवाज नहीं था। इसी नाते जो जिले के न्यायालय थे वो एकदम खचाखच भरे होते थे इस मामले से लेकर के, दीवानी मामलों से लेकर के, कि वहां पर इसी ढंग के मुकदमे संपत्ति ज्यादा है, हमारी संपत्ति कम है और इस चीज को ध्यान में रख करके लोग मुकदमेबाजी करते हैं। लेकिन वसीयत अगर बन जाती है, जो जिस व्यक्ति की संपत्ति है, मान लीजिए एक्स की संपत्ति है और वो देना चाहता है वाई और जेड के बीच में, तो निश्चित तौर पर उसको ये वसीयत बनानी पड़ेगी। वरना अगर वो इंटेस्टेट मर जाता है, बिना वसीयत लिखे मर जाता है, तो उसमें क्या होगा कि तब वो उत्तराधिकार का कानून लागू हो जाएगा। उत्तराधिकार का कानून जैसे अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, या मान लीजिए क्रिश्चियन है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, या दूसरे तरह के और एक्ट है जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है। इन सारे एक्ट्स के तहत जो उस ढंग का उत्तराधिकार का नियम लागू होगा, उसी उत्तराधिकार के नियम के तहत उनको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि उत्तराधिकारी के रूप में ऐसे लोग भी आ जाते हैं, जैसे पिता ने किसी बेटे को बाहर कर दिया, वो लड़का आवारा की तरह से हो गया, वो माँ बाप को पीटता है, मारता है, और वो माँ बाप चाहते हैं कि उसको हम संपत्ति से बेदखल कर दें। तो बेदखल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी वसीयत बनाइए कि मेरे बाद इसको नहीं मिलेगा और मेरे बाद इसको उसी को मिलेगा जो हमारी सेवा में लगा हुआ है, जो हमारी देखभाल कर रहा है। मैं ऐसे व्यक्ति को ही ये प्रॉपर्टी दूंगा, ऐसे व्यक्ति को ही ये संपत्ति मिलेगी। ये चीजें तय करने के लिए इसी नाते वसीयत एक साफ सुथरा तरीका है अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को देने के लिए, जब वह नहीं रहे, व्यक्ति वह नहीं रहे तब। जी
बिल्कुल परमानंद पांडे जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है हमारे दर्शकों को कि वसीयत क्या होती है। लेकिन परमानंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वसीयत कराना जरूरी है? देखिए वक्ता जी, वसीयत कराना कतई जरूरी नहीं है और वसीयत कराना जरूरी भी है। वसीयत करा लेने से मैंने कहा ना कि स्थिति साफ सुथरी हो जाती है। और वसीयत नहीं कराते हैं तो लोग आज भी बहुत सारे लोग संपत्ति तो ऐसे छोड़ देते हैं और इंटेस्टेट बिना कोई वसीयत लिखे हुए ही वो उनके निधन हो जाता है। तो जब वो निधन हो जाता है तो उसमें संपत्ति में फिर वो आ जाता है कि जैसे किसी के व्यक्ति का शादी किया है, उसने मान लीजिए वो 30 या 32 साल का हुआ है, 30-32 साल में उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके एक बच्चा है, तो सवाल उठाने लगते हैं लोग अगल बगल के ही कि गर्भवती पत्नी के बच्चे का अधिकार, जबकि कानून ये है कि पत्नी के कोख में पल रहा बच्चे का उतना ही अधिकार है जो कोख से बाहर आया हुआ बच्चा है। ये एकदम साफ निश्चित तौर पर कानून में रखा है। लेकिन जब मुकदमेबाजों की स्थिति, जो फर्जरी करने वालों की स्थिति है, जो फ्रॉड करने वाले वैसे लोग होते हैं, वो उस तरह के झंझटे खड़ा कर देते हैं। उसकी पत्नी है, पत्नी मान लीजिए कई बार ये है कि वो छोड़ के चली गई, फिर जब अगर वो इंटेस्टेट मर जाता है व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो उसमें क्या होगा, वो पत्नी वो भी आएगी और कहेगी सभी हिस्सेदार बनना चाहती है, जबकि वो कहता है कि हम उन्हीं लोगों को देंगे जो हमारी सेवा करते रहे, हमारा से देखभाल करते रहे। इसी नाते ये जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई वसीयत कराए, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि इसकी वसीयत करा ली जाए, इससे स्थिति साफ बनी रहती है। जी परमानंद जी, अगर वसीयत नहीं बनाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद वसीयत नहीं बनाना चाहते होंगे या नहीं बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर वसीयत नहीं बनाई है तो फिर आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये जो वसीयत न बनाने से तमाम समस्या उत्पन्न होती। मैंने अभी आपको कहा कि जैसे होता क्या है कि अभी गांव में स्थिति बनी हुई है, हालांकि 2005 के कानून के तहत बेटियों को पूरा अधिकार है कि वो अपने पिता की संपत्ति में मालिकाना हक उनको, लेकिन आप जब स्थिति देखेंगे, भौतिक धरातल पर इस चीज को देखेंगे तो लोग आज भी गांव में ऐसी जगहों पर कहते हैं कि नहीं, बेटियों की शादी हो गई और शादी में हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, इस नाते बेटियों को कोई अधिकार नहीं होता, और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भाभी और भौजाई, भाभी और भाई बन जाते हैं। वही कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी में तो पिताजी ने इतना खर्च किया था, अब हम क्यों इतना पैसा खर्च करें। लेकिन कानून ये कहता है कि उसका अधिकार पूरी तरह से होता है। तो अगर पिता ने अगर वसीयत बना दी है तो वह निश्चित तौर पर उसकी अधिकारी होगी और पाएगी। इसमें एक तो दो चीजें बहुत खास तौर पर जाननी कि वसीयत में आप ध्यान दीजिए कि एक तरह का एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, स्वार्जित संपत्ति, और एक संपत्ति जैसे पैतृक पिता से मिली हुई संपत्ति में तो बेटी का पूरा अधिकार होता है। लेकिन स्वार्जित संपत्ति में पिता ने अगर इन्हीं लोगों को लोगों को मिलेगी संपत्ति, तो वो उसमें से कई लोगों को संपत्ति से वंचित होना पड़ जाता है। ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उन सारे लोगों को संपत्ति मिले जो बेटी और बेटे हों और जो उनके नजदीकी लोग हों, जो उनकी सेवा करते हों, जो उनकी देखभाल करते हों, ऐसे सारे लोगों को मिले। लेकिन ये जो दुविधा है, ये जो संकट है, ये सब चीजें परेशानियां जो हैं, इनको तभी दूर किया जा सकता है जब वसीयत लिखी हो। वसीयत न लिखने पर काफी विवाद की स्थिति बनी रह जाती। जी बिल्कुल परमानंद जी, वसीयत कौन कराता है? किन किन लोग इस चीज में शामिल होते हैं? देखिए, वसीयत कौन कराता है, वसीयत कौन करता है, एक तो पहली चीज साफ है जी कि जो संपत्ति का मालिक होता है वसीयत वही करता है। और कौन कराता है, तो कौन कराने के लिए इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि एक व्यक्ति और वो जो वसीयत करता है वो ध्यान देता है कि किसको हम एग्जीक्यूशनर बनाएंगे, जिसको व्यक्ति उसको अंजाम देने के लिए उसके ना रहने पर वो व्यक्ति जो है वो उसको हम नियुक्त करते हैं, वही उस चीज को बनाएगा। और कई अब तो आजकल की स्थिति आ गई है कि तमाम वकील और डीड राइटर बन गए हैं, वो सारे लोग कानूनी रूप से इस चीज को बनाते हैं कि कितनी संपत्ति है, संपत्ति की चौहद्दी तय कर दी जाती है कि आपके जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में कितना बैंक में जमा है, कितना बैंक के बाहर जमा है, या कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बैंक में जमा नहीं है, कई बार ये स्थिति बन जाती है कि वो उसका कर्ज में पड़ा होता है, और जब वो व्यक्ति कर्ज में पड़ा है
तो उसमें वो वसीयत लिखते समय इस चीज को देखता है कि देखिए हमारी संपत्ति, अगर मेरे 100 रुपए का कर्ज है तो मेरा बेटा 25 रुपए देगा, मेरी बेटी 10 रुपए या 5 रुपए देगी, तभी उस संपत्ति को ले पाएगी। अगर वह संपत्ति वो निपटा नहीं पाते हैं तो इनको इस चीज को देखा जाए कि हमारी संपत्ति को बेच करके ही इस कर्ज को हमारा निपटान कर दिया जाए। तो ये चीजें भी होती हैं। तो संपत्ति करने के लिए कौन करवाता है, इसमें 3-4 लोगों का होना जरूरी है। एक तो एग्जीक्यूशनर का होना जरूरी है, एक जरूरी है कि जो व्यक्ति संपत्ति बना रहा, और दूसरा जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो लिख रहा है, और दूसरा ये है कि कौन किनके लोगों के नाम लिखी जा रही है, उन लोगों का अस्तित्व होना चाहिए। अगर उनका अस्तित्व नहीं है तो आप किसके नाम से संपत्ति लिख रहे हैं, हम किसके नाम से संपत्ति। जी बिल्कुल। परमानंद जी, वसीयत करने का सही तरीका क्या है और इसकी वैधता कैसे सुनिश्चित होती है? देखिए, ये सवाल बहुत ही सबसे उत्तम सवाल है कि कौन सही वसीयत है। जी, सही वसीयत का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति वसीयत करता है उसका मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। वो इस चीज का पहले वो देख कर रखे कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक है और मैं इस मानसिक स्थिति में हूँ कि मैं अपने की वसीयत नहीं तो क्या होता है कि बाद में विवाद बन जाता है। इसमें डॉक्टर की सर्टिफिकेट हो जाए तो और अच्छा है कि डॉक्टर ये लिख करके दे दे कि देखिए इनकी मानसिक स्थिति है, ठीक है कि ये वसीयत लिख सकते हैं, तो ये एक वैध वसीयत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अच्छा यह है कि इस चीज से बचा के रखना होगा कि कई बार परमानंद जी, आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, रमेश राव मध्य प्रदेश से। रमेश जी कहिए, आपका क्या कुछ सवाल है और आप इस विषय से जुड़ा हुआ क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? रमेश जी, आप तक आवाज पहुंच? मेरा ये सवाल जो है मेरे पड़ोस के भाई मित्र के परिवार का है। उनके वो जो क्या था कि उनके भाई साहब थे जिनकी प्रॉपर्टी थी, तो उनके भाइयों ने उनकी सेवा की और भाइयों को और उसके जो बच्चे थे और उनकी पत्नी उनसे अलग रहती थी, तो उनने भाइयों के नाम पे अपनी वसीयत कर दी। अब बच्चे भी अब उसमें अपना हक जता रहे हैं, तो इसमें क्या कानून काम करेगा? क्या उनको बच्चों को अधिकार रहेगा क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अगर पत्नी का उनके तलाक नहीं हुआ है तो पत्नी का उतना ही अधिकार है कि वो उसको संपत्ति का में हक मिले। और बच्चे, अगर मान लीजिए बच्चों को अलग नहीं किया गया, बच्चे अगर उनसे दूरी बना के रख रहे हैं तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर बच्चे की सेवा में लगे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों का अधिकार भी बनेगा। देखिए, अगर ऐसी स्थिति में वसीयत वो व्यक्ति लिख देता है किसी दूसरे के नाम, अपने भाइयों के नाम, अपने बच्चों को इग्नोर करके, अपनी पत्नी को इग्नोर करके, तो निश्चित तौर पर इसमें विवाद की स्थिति आ जाएगी। और जब विवाद की स्थिति आएगी तो कई बार वसीयत लिखी हुई जो है, इसी नाते कहते हैं ना कि फ्रॉड और फर्जी बचे रखिए कि कई लोग बहुत इतने चालाक लोग होते हैं कि वो दूसरे से लिखवा लेते हैं और कहते हैं कि हमने इनकी सेवा की है और सेवा किया है, इस नाते यह संपत्ति हमको मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए जरूरी तौर पर कि उस पत्नी की क्या गलती है कि जो आप उसको प्रॉपर्टी से वंचित कर रहे, संपत्ति से वंचित कर रहे। अगर आपका उससे तलाक नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर अधिकारी है कि उसको भी उस संपत्ति में हक मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार है। बच्चों को भी अधिकार है, बच्चे अगर छोटे हैं तो भी। इसी नाते तो कई बार जब आप बिल बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है एग्जीक्यूशनर के सामने कि बच्चों की उम्र कितनी है। अगर वो बच्चे माइनर हैं तो उसमें भी ये देखा जाता है कि उसके न रहने पर भी तो संपत्ति। और जहां तक एक चीज और भी ध्यान रखें कि कोई जरूरी नहीं कि केवल नजदीकी संबंधी लोग ही बच्चे वसीयत में आते हैं, बेनिफिशियरी लाभकारी लोग। इसमें आप दूसरे को भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका नौकर है और उसने पूरे जीवन भर आपकी सेवा की और वो स्थिति आ गई कि वो आप नहीं रहे, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपके नौकर ने जो पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा की है, आप उसको अपनी संपत्ति में कुछ हिस्सा दे देते हैं और ये पूरी तरह से वैध है, ऐसा हो सकता है। इसी नाते भाइयों के बच्चों ने और भाइयों ने अगर उनकी व्यक्ति की सेवा की है तो उनका हक मिलता है। लेकिन पत्नी को और अपने बच्चों को तिलांजलि दे करके ऐसा विवाद की स्थिति बनेगी और विवाद की स्थिति में निश्चित तौर पर पत्नी और बच्चों के साथ न्याय हो।
जी बिल्कुल। रमेश जी, आशा करते हैं आपको आपके इस सवाल का समाधान मिल गया होगा, जवाब बेहतर तरीके से हमारी तरफ से आपको दिया गया होगा। परमानंद जी, आप सही तरीका क्या है वसीयत का, वो हमारे दर्शकों को समझा रहे थे। देखिए, सही तरीका वसीयत का यही है कि इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप अपनी संपत्ति की एक लिस्ट बनाइए। जी। माने जो भी वसीयत करता है वो वसीयत करता अपनी संपत्ति की एक लिस्ट बनाए और उसमें अपने अधिकारों का अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों में भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैटेगरी होती है। एक हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत और क्रिश्चियन के तहत भी वो देखना पड़ता है कि कौन लोग आते हैं। तो ये जो चीज देख लीजिए कि ये व्यक्ति आता है, जैसे हमारी पत्नी हुई, हमारे बच्चे हुए, तो उनका एक वह क्लास 1 में आते हैं, माँ बाप हमारे क्लास 1 में आते हैं, लेकिन मामा का लड़का या मामा हमारे या मौसी और मौसा हो गए, ये नंबर 2 पर आते हैं। ऐसी स्थिति में ये ध्यान देखना होगा कि क्लास 1 में अगर वो लोग आते हैं और हमारे साथ हैं तो हम उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। इस चीज को पहले तो ध्यान में रखना होगा कि ये हमारे साथ फ्रॉड और फॉर्चून इन्होंने तो लिस्ट बनाई कि हमारी इतनी संपत्ति है और इस संपत्ति का ये जो है ब्यौरा है। इस ब्यौरे के अनुसार मेरी संपत्ति में मान लीजिए कि हमारे पास बैंक में इतना पैसा है और बैंक के पैसे का एक हिसाब किताब भी होना चाहिए जिसमें आप बता दीजिए कि देखिए इतना पैसा है और ये चीजें जो एग्जीक्यूशनर के सामने वो आप ले आएंगे। फिर आप ले जाएंगे, 2 गवाह रखने पड़ेंगे। 2 गवाह बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये 2 गवाह रखेंगे, 2 गवाह रखिए कि उसमें ये गवाही दे सके कि हाँ ये हमारे सामने उन्होंने किया है। तीसरी बात, मेडिकल की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि मैं पूरे हवास में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मैं ये सक्षम हूँ पूरी तरह से ये बनाने के लिए। ये 2-3 चीजों का ध्यान में रखना होता है और तब ये वसीयत निश्चित तौर पर एक अच्छी वसीयत मानी जाती है। जी परमानंद जी, ये भी सवाल उठता है कि क्या सभी बेटे और बेटियों को यह अधिकार होता है कि वो अपने पिता की वसीयत देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? देखिए, वसीयत रहने का अधिकार तो तब आता है जब वो पिता नहीं रहता है। तो जब वो प्रोबेट के लिए जाते हैं तो उसका मरने के 7 दिन के बाद ही प्रोबेट कराने के लिए एक सूट फाइल करना होता है। जी। अगर वो सूट फाइल कर दिया गया है तब तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, जितने परिवार के लोग हैं सब उसको दे सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में आ गया है। जी। लेकिन अगर वो नहीं है, पिता चाहता है कि ये एग्जीक्यूशनर के अलावा जिसको हमने अपॉइंट किया है जिस व्यक्ति को, उसके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति ना देखे, तो निश्चित तौर पर इनको देखने का अधिकार नहीं रह जाता है। लेकिन कई बार पिता इस चीज को देख लेता है कि बेटे बेटियों को हम देख रहे हैं तो कम से कम बेटे बेटी देख लें कि हमने इतनी संपत्ति इनके नाम से दी है। अगर बेटे बेटियों को कोई आपत्ति है तो वो उस पर बताएं और उसके आधार पर हम संशोधन कर लेंगे, फिर उसके रजिस्ट्रेशन उसी ढंग से कराएंगे। अन्यथा एग्जीक्यूशनर के अलावा किसी को ये देखने का अधिकार नहीं है और इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रार के यहाँ एक कॉपी रखी जाती है जिससे इस पर टैंपरिंग न की जा सके, इसको कहीं से कोई इसमें तोड़ मरोड़ न की जा सके, इसमें धांधली न की जा सके, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वसीयत कितनी तरह की होती है और विशेषाधिकार युक्त वसीयत कौन कराता है? देखिए, वसीयत तो सामान्य तौर पर 2-3 तरह की होती है, लेकिन 2 तरह की वसीयत ज्यादा मानी जाती है। एक विशेषाधिकार युक्त वसीयत, एक गैर विशेषाधिकार युक्त। जी। और गैर विशेषाधिकार युक्त वसीयत में जैसे सिंपल वसीयत दे दी जाती है, लिख दी जाती है और आप लिख करके और दे दीजिए और फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए या भेज दीजिए, दे दीजिए। तो ये तो वसीयत हो गई गैर विशेषाधिकार वाली। विशेषाधिकार वसीयत हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में केवल मिलिट्री के लोगों को दी जाती है। और देखिए, वसीयत बनाने के लिए 18 वर्ष की उम्र कम से कम होती है, लेकिन मिलिट्री में कई बार ऐसा होता है कि 16-17 साल के बच्चे मिलिट्री और उनके जीवन जो है जोखिम बना रहता है। इस नाते उनको ये विशेषाधिकार होता है कि वो 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में भी अपनी वसीयत बनाते हैं और उस वसीयत को वो विशेषाधिकार वसीयत कही जाती है और उस वसीयत को पूरी तरह से पालन अनुपालन होगा और सरकार भी उस चीज पे ध्यान देती है कि 17 या 18 साल के लड़के जो जिंदगी से अपना
दांव खेल रहा है, दुश्मन की गोली का निशाना बनाया जा सकता है, किसी भी समय मार दिया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति विशेषाधिकार मिला होता है कि वो अपनी वसीयत 7 कागज पर लिख करके किसी भी अपने सहयोगी से कर देगा तो वह विशेषाधिकार है और उस वसीयत को माना जाएगा। कई बार तो ये भी होता है कि वो लिख कर भी न दे और किसी से लिखवाए न, अपने किसी साथी से कह दे कि देख लो इसके मरने के बाद मेरे पिता माँ बाप को इतनी पेंशन का इतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, इस नाते मेरे भाई के बच्चों को इतना चाहिए। ये विशेषाधिकार और गैर विशेषाधिकार व्यक्ति में सिंपल हम लोग करते रहे तो वसीयत। जी परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वसीयत से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।